आज का विषय है विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण का अर्थ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषता का मतलब होता है उनकी स्पेशलिटी का वर्णन करना। यहाँ पर दिए गए वाक्यों को आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए इन वाक्यों को देखते हैं। हलवाई गरम गरम जलेबियाँ तल रहा है। मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े से बनता है। अभिनव बिंद्र श्रेष्ठ निशानेबाज हैं। लाल सेब मीठे होते हैं। सीता ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। पिताजी 4 दर्जन केले लाए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्दों पर यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये सभी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप पहले से जानते हैं। संज्ञा का मतलब होता है कोई नामबोधक शब्द किसी व्यक्ति का हो या फिर स्थान का हो या फिर किसी वस्तु का हो, और संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को मतलब उनकी स्पेशलिटी को बताता है। पहले वाक्य में आप यहाँ देख सकते हैं हलवाई गरम गरम जलेबियाँ तल रहा है। यहाँ पर गरम गरम शब्द जो है रंगीन है। हलवाई और जलेबियाँ जो हैं वे एक नामबोधक शब्द हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा कहा जाता है। और गरम गरम ये जो है इन जलेबियों शब्द का विशेषता को बता रहा है। तो गरम गरम जलेबियाँ शब्द का विशेषण है। जैसे जलेबियाँ कैसी हैं, गरम गरम। कुर्ता कितने कपड़े से बनता है, 2 मीटर। इस प्रकाश श्रेष्ठ, लाल, मीठे, सुंदर तथा 4 दर्जन, ये सभी शब्द किसी न किसी रूप में संज्ञा की कोई ना कोई विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। आप यहाँ पर विशेषण की परिभाषा को देख सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने ऊपर के वाक्यों में देखा कि जलेबियाँ, कपड़े, निशानेबाज, सेब, फ्रॉक तथा केलों, ये शब्द ऐसे हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। ये सभी शब्द विशेष कहलाते हैं क्योंकि ये सर्वनाम या फिर संज्ञा होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पर विशेषता प्रकट होती है। नीचे और थोड़े उदाहरण दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहला वाक्य, कुमारी अच्छी गायिका है। यहाँ पर कुमारी विशेष है और अच्छी गायिका विशेषण है, क्योंकि गाना तो सभी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ और आप भी गाते हो, लेकिन अच्छा गाना गाना ये एक विशेषता है। दूसरा वाक्य देखिए, रमेश मेधावी छात्र है। रमेश ये संज्ञा है, इसका मतलब ये विशेष है क्योंकि यहाँ पर रमेश की विशेषता बताई जा रही है। मेधावी विशेषण है। मेधावी का मतलब होता है इंटेलिजेंट। छात्र तो सभी होते हैं, लेकिन मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट या फिर टैलेंटेड छात्र कुछ ही लोग बन पाते हैं। उसी तरह से मेरे बस्ते में 4 पुस्तकें हैं। यहाँ पर बस्ते जो हैं विशेष हैं और 4 विशेषण हैं। उसी तरह राम 2 लीटर दूध लाओ। यहाँ पर राम और दूध विशेष है क्योंकि ये एक नामबोधक शब्द हैं। और 2 लीटर, यहाँ पर दूध का प्रमाण बताया जा रहा है कि कितने लीटर दूध लाना है, ये विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो अब देखते हैं पहले भेद की, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग यानी कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी
या फिर उनका आकार, स्ट्रक्चर, स्वाद, दशा, अवस्था, उनका स्वभाव और उनके कैरेक्टर, स्थान आदि की विशेषता को प्रकट करने वालों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों को पढ़कर हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला वाक्य देखिए, बगीचे में लाल पीले फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर बगीचा और फूल संज्ञा है, इन संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि लाल पीले फूल खिले, यहाँ पर फूलों के रंग को दर्शाया गया है, ये इसकी विशेषता है। और दूसरा वाक्य देखिए, रावण बहुत घमंडी स्वभाव का था। यहाँ पर रावण जो है संज्ञा है और रावण के स्वभाव का दर्शन किया जा रहा है। घमंडी उसका स्वभाव, घमंडी गुणवाचक संज्ञा है, घमंडी रावण का गुण था। और तीसरा वाक्य देखिए, बारिश में गरम गरम पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश में गरम गरम पकौड़े, पकौड़े संज्ञा है और उसकी विशेषता गरम गरम शब्द से दर्शाई गई है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत मंदिरों की नगरी है। जैसे कि दक्षिण भारत मंदिरों की नगरी है, यहाँ पर दक्षिण भारत को दर्शाने के लिए उसे मंदिरों की नगरी कहा गया है। और पांचवा, रवि बुद्धिमान छात्र है। जैसे कि मैंने पहले बताया, छात्र तो सभी होते हैं, लेकिन बुद्धिमान होना बहुत ही बड़ी बात होती है। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी कि विशेष की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद और होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर इन उदाहरणों को देखकर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम जान सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 40 छात्र, यहाँ पर छात्रों की संख्या का वर्णन किया गया है। हमें आसानी से पता चल रहा है कि कक्षा के अंदर 40 छात्र उपस्थित हैं। उसी तरह दूसरे वाक्य में, कमरे में एक पंखा घूम रहा है। हम जानते हैं यहाँ पर पंखे की संख्या का वर्णन किया गया है, वहाँ पर केवल एक पंखा घूम रहा है। उसी तरह से तीसरा वाक्य, डाल पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं। हमें डाल पर चिड़ियाँ बैठी हैं और हमें ये पता है कि उस पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम के संख्या का विशेषण करता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। देखिए, सभी बच्चे बैठ जाएं, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे, कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, सभी बच्चे बैठ जाएं। वहाँ पर किसी भी छात्र को उसका नाम लेकर नहीं कहा जा रहा है या फिर उसे बैठने के लिए कहा जा रहा है। वहाँ पर निश्चित रूप से इस बात का पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पर बच्चे बैठेंगे या नहीं। और दूसरा, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। वहाँ पर इस बात का भी पता नहीं चल रहा है कि कितने कम थे और कितने बच्चे उपस्थित थे। केवल ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बच्चे कम उपस्थित थे या फिर छात्र उपस्थित कम थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक निश्चित समय को नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद भी हो सकता है या फिर बहुत देर भी हो सकती है। हम चले जाएंगे, वे जा भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। आइए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को। ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल या मात्रा का बोध कराएं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, 2 किलो चीनी, 4 किलो तेल, थोड़े फल, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, थोड़ा आटा आदि यहाँ पर हम देख सकते हैं।
2 किलो चीनी। चीनी का मतलब होता है शुगर। यहाँ पर चीनी एक संज्ञा है और 2 किलो इसका प्रमाण बताया जा रहा है। प्रमाण का मतलब होता है इसकी क्वांटिटी, मतलब कितने किलो चीनी लेनी पड़ेगी, 2 किलो। उसी प्रकार से 4 किलो तेल और थोड़े फल। यहाँ पर फल जो है संज्ञा है और थोड़े फलों का प्रमाण बताया जा रहा है। कितने किलो, 5 किलो, 10 किलो, यहाँ पर एक निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा। उसके बदले में ये कहा जा रहा है कि थोड़े थोड़े फल। 1 लीटर दूध। यहाँ पर 1 लीटर दूध का प्रमाण बताया जा रहा है कि 1 लीटर। 1 तोला सोना। सोना संज्ञा है और उसका प्रमाण बताया जा रहा है कि 1 तोला सोना। थोड़ा आटा। आटा संज्ञा है और उसका प्रमाण है थोड़ा, हमें थोड़ा सा आटा लेना चाहिए आदि। इस तरह से हम परिमाणवाचक विशेषण को समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण कौन कौन से हैं। यहाँ पर उदाहरण को दिया गया है, ध्यान से सुनिए। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पर, जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ। यहाँ आटे का प्रमाण बताया गया है कि 1 किलो आटा बाजार से लाना है। पर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं 1 किलो शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हमें आटे का परिमाण बता रहा है जो कि हमें बाजार से लाना है। इस शब्द से हमें आटे का परिमाण पता चल रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। या फिर मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ। यहाँ फलों का प्रमाण बताया जा रहा है कि कितने फल लाना है, थोड़े फल लेकर आना है। अब हम बात करते हैं विशेषण के दूसरे भेद की, यानी कि आखिरी भेद की, सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए जानते हैं सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, किस तरह से इसका पता लगाया जा सकता है वाक्य में। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, इस बात पर ध्यान दीजिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता यानी कि विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखिए फिर एक बार, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, मतलब उदाहरण दिया गया है, उदाहरण को देखकर आप समझ सकते हैं। यह शब्द सर्वनाम के लिए विशेषण का काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। यहाँ पर देख सकते हो कि किसी, ये है किसी, वह, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उस संज्ञा की विशेषता को दर्शा रहा है। जब आप उदाहरण को देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण। यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, उस पेन को यहाँ रख दो। पेन को यहाँ पर रखने का आदेश दिया जा रहा है। पेन एक संज्ञा है और पेन से पहले एक सर्वनाम है उस, यह है विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ पर उस पेन को रखने का आदेश दिया जा रहा है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, उस शब्द पेन से पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। हमें पेन को वहाँ पर रखने का आदेश दिया जा रहा है। जो यहाँ पर देखिए, इस परिभाषा को आप समझ सकते हो। जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले लगकर, यहाँ पर संज्ञा है, ये सर्वनामिक शब्द है जो संज्ञा से पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे हमें पेन को वहाँ पर रखने का संदेश मिल रहा है। जो सर्वनामिक शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः यह शब्द सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि किस आदमी से बात कर रहे हो, यहाँ पर किस जो है सर्वनाम है और आदमी संज्ञा है। संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा है और हमें ये पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि किस आदमी से बात कर रहे हो। तो किस यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता